कल एक्सप्रेशन बताओगे आप कूलम्स लॉ का? हाँ, फोर्स एफ बिटवीन टू चार्जेस, बट किस टाइप के चार्ज होने चाहिए? तो बिटवीन द टू स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस। फोर्स बिटवीन द टू स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस। तो उसके लिए फॉर्मूला इन्होंने दिया था कुछ कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखते हैं तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड फॉर्म इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें Q1 और Q2 की जस्ट न्यूमेरिक वैल्यू रखी जाएंगी। मतलब आप इसको मॉड कह लें बेसिकली। प्रॉपरली इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। तो Q1 Q2 का भी मॉडुलस पुट करेंगे, भले एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो। बट ये कंडीशन मैंडेटरी है, चार्जेस पॉइंट मतलब पार्टिकल्स होने चाहिए। पॉइंट मतलब पार्टिकल के फॉर्म में चार्ज रहे, स्फेरिकल चार्ज नहीं होना चाहिए, सिलेंड्रिकल चार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे मैकेनिक्स में स्टार्ट हुआ था तो पहले पार्टिकल की मैकेनिक्स पढ़ेंगे, बाद में रिजिड बॉडी है। तो सेम चीज है कि पहले पार्टिकल टू पार्टिकल की बात करोगे, बाद में हम बॉडी एंड बॉडी की बात करेंगे। बाकी ये क्लियर है कि जो फोर्स होता है वो हमेशा, मतलब इसकी जो डायरेक्शंस की बात करोगे आप कि फोर्स का डायरेक्शन, तो फोर्स ऑलवेज ऑन लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस होगा। और उसमें भी ये नेचर वाइज अट्रैक्टिव या रिपल्सिव वो चार्ज के साइन पे डिपेंड करता है। जैसे आपको पता होगा कि जो लाइक चार्जेस अगर है मान लो, तो उनके लिए कहते हो कि लाइक चार्जेस म्यूचुअली एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, और अनलाइक यानी पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के हैं तो वो अट्रैक्शन की फोर्स लगाएंगे। ठीक है, कुछ बहुत फंडामेंटल पॉइंट्स है। लाइन ज्वाइनिंग का मतलब ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लिया अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव Q2 चार्ज है एंड समवेयर प्लस Q1 चार्ज है, चार्जेस की डायमेंशंस नहीं होनी चाहिए, मतलब पार्टिकल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले आप Q1 और Q2 को ज्वाइन करें, और जो लाइन Q1 Q2 को ज्वाइन करने से बनेगी उसी लाइन के ऊपर, लाइन ज्वाइनिंग Q1 Q2, इसी लाइन के ऊपर Q1 और Q2, क्योंकि इस एग्जांपल में दोनों पॉजिटिव हैं तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, एंड न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से दोनों ही एक दूसरे पर इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएंगे। मतलब अगर Q1 Q2 के ऊपर F फोर्स लगाएगा तो उतनी ही मैग्नीट्यूड का फोर्स Q2 भी Q1 पर लगाएगा, इररिस्पेक्टिव की कोई चार्ज बड़ा है कोई चार्ज छोटा है इसमें से। छोटा चार्ज बड़े चार्ज के ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाएगा जितना बड़ा वाला चार्ज छोटे वाले चार्ज के ऊपर लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ। इसी तरीके से अगर अनलाइक चार्जेस का केस मानते हो आप, लाइक प्लस Q2 एंड समवेयर माइनस Q1 चार्ज, तो सबसे पहले आप यही करोगे Q1 Q2 को ज्वाइन कर दें, जिस लाइन के अलोंग Q1 Q2 ज्वाइन हो रहे हैं उसी लाइन के अलोंग चार्जेस के साइन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। Q2 attracted towards Q1 and Q1 will be attracted towards Q2 by the same magnitude of the forces. और क्योंकि ये फंडामेंटल फोर्स है तो इसका कोई डेरिवेशन नहीं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व। और ये जो कांस्टेंट के है इसके बारे में भी बाद में डिस्क्लोज किया गया था। ये जो कांस्टेंट के की बात करते हो, इसको भी अगर आप रिकॉल करें तो कुछ और भी लिख सकते हैं इसको। एंड हाँ, और इसके पीछे भी कोई फिजिक्स का कोई रीजन नहीं है, मतलब ऐसा क्यों कहा गया भगवान ने, के को 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कहने का रीजन पता नहीं। हाँ मतलब जो भी रहा हो, लेकिन कूलम्ब के टाइम पर तो ये कांस्टेंट के था। बाद में इसको जब मैक्सवेल वगैरह का कंसेप्ट आया तब जाकर के ये सब चीजें बनी। और कूलम्ब ने ओरिजिनली जब अपना लॉ दिया था तो उन्होंने कहा था कि ये जो लॉ है बिटवीन द टू चार्जेस हैं जब वो फ्री स्पेस में हो, चार्जेस इन द फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम में।
इसकी वैल्यू भी बताई थी उन्होंने, इस कांस्टेंट के 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 10⁻⁹। तो ओरिजिनली तो ये चार्ज फ्री स्पेस यानी वैक्यूम के लिए दिया गया, बाद में जब मीडियम्स के कंसेप्ट आने लगे कि अगर चार्जेस फ्री स्पेस यानी वैक्यूम की बजाय किसी मीडियम के अंदर हो, एयर में या फिर कहीं और पर, तो इसी में एक और नया टर्म ऐड कर दिया गया था, कांस्टेंट। तो इन मीडियम की अगर हम बात करें तो यही कहा जाता था कि जो फोर्स का फॉर्मूला है वो मॉडिफाई होता है थोड़ा सा, बट वो इन टर्म्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक आता है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट वो अभी नहीं यूज कर रहे। हाँ, वो अभी नहीं यूज करेंगे। इन मीडियम देयर इज सम कंसेप्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, और कंसेप्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक थोड़ा सा लेट बाद में आता है जब डाइपोल्स पढ़ लेते हैं हम लोग। डाइपोल पढ़ने के बाद समझ में आता है कि डाई इलेक्ट्रिक की वजह से वहां पर चेंज क्यों आता है। तो डाई इलेक्ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली कैपेसिटर चैप्टर में जब जाओगे तो डाई इलेक्ट्रिक रिकॉल करोगे तो कैपेसिटर से विद डाई इलेक्ट्रिक, कैपेसिटर से विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करो कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, अभी हम मीडियम वाला कोई काम नहीं करेंगे, मीडियम वाला काम डाइपोल पढ़ने के बाद होगा। इनफैक्ट डाइपोल क्या, बल्कि कैपेसिटर के बाद है। कैपेसिटर जब पढ़ाएंगे तब उस टाइम पर डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट आएगा। हटाए इसको भी, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन भी है ये कि द टू चार्जेस सस्पेंडेड बाय टू threads, two charges are suspended by two threads, the two charges are suspended by two threads, ठीक है, and they have identical masses and charge, charge q1 है and mass m, इस तरफ चार्ज q2 है और मास m है। मास वाइज दे आर आइडेंटिकल बट चार्जेस में डिफरेंस है, एक तरफ q1 चार्ज एक तरफ q2 चार्ज। टेम्पररी टाइम बिंग आप दोनों को पॉजिटिव माने, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गिवन है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गिवन है, चार्जेस का अमाउंट गिवन है, मास गिवन है, और नॉर्मली पूछते ये है कि इक्विलिब्रियम टाइम पर थ्रेड के बीच का एंगल कितना बन रहा होगा। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम व्हाट इज एंगल बिटवीन द थ्रेड्स। देखो फोर्स का कंसेप्ट है तो ये तैयार रहिएगा, मैकेनिक्स इसमें भी आएगी। तो फोर्स पढ़ रहे तो फोर्स का सीधा सा कनेक्शन मैकेनिक्स के साथ है। और वैसे अगर हम बात करेंगे ना स्ट्रिक्टली, तो इन दोनों मासेस के बीच में एक और फोर्स आनी चाहिए Gm1m2/r² की, उसको नेग्लेक्ट करो। मतलब दो चार्जेस के बीच जो ग्रेविटेशन की फोर्स है वो नेग्लेक्ट करके ही सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। ग्रेविटी कंसिडर करेंगे, जो अर्थ वाली ग्रेविटी है वो लोग यहाँ पे m×g। अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो न्यूमेरिकल्स में कंसिडर होती है, लेकिन मासेस के बीच में जो आपस में फोर्स लगता है Gm1m2/r² वो कंसिडर नहीं करते। हाँ, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर किसी भी एक चार्ज का फ्री बॉडी डायग्राम देखो तो सबसे पहले आप यहाँ mg की फोर्स दिखाओगे ग्रेविटी की वजह से, देन टेंशन इन द स्ट्रिंग T, और दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलोंग रिपल्सिव फोर्स, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस उसके अलोंग रिपल्सिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, उसको अभी फिलहाल F मान लेते हैं। तो किसी भी एक चार्ज का फ्री बॉडी डायग्राम लो आप, किसी भी एक चार्ज का, इधर वाले चार्ज का चाहे उधर वाले चार्ज का, तो जो फोर्सेस बन रहे हैं उसमें एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg का फोर्स है, लेफ्ट साइड पर वो F जो कोलम्बिक फोर्स है, जिसको हम दैट कांस्टेंट जो कि 1/4 का एप्सिलॉन नॉट q1 q2, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में r जो जी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा।
भी अगर ये एल है और ये पूरा एंगल थीटा है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं, ये एंगल बन जाएगा आपका θ/2। देन दिस हाफ लेंथ है एल साइन θ/2, उसका डबल करेंगे तो वो आर बनेगा। तो k q1 q2 by r square, where r is 2 times l sin θ/2। एंड देन टेंशन फोर्स के कंपोनेंट्स करोगे तो टेंशन फोर्स के कंपोनेंट्स में राइट साइड कंपोनेंट t sin of θ/2 एंड अप साइड कंपोनेंट t cos θ/2। बैलेंसिंग करेंगे फोर्सेस की, उसमें r की भी वैल्यू रखोगे, एक्चुअली r भी है तो थीटा का फंक्शन है। थीटा थोड़ा डिफरेंट तरीके से आएगा इसमें। आगे इक्वेशन लिखूं मैं, वर्ग नहीं बोल रहा हूँ। t sin θ/2 इक्वल टू दिस कोलम्बिक फोर्स एंड t cos θ/2 mg। तो पहले t cos θ/2 इक्वल टू mg करके t की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऑब्वियसली टेंशन की वैल्यू बन जाएगी mg बाय cos θ/2 एंड देन t sin θ/2 बराबर इतना करोगे, t sin θ/2 इसके इक्वल, उसमें t की वैल्यू रखेंगे। एक्चुअली एंगल प्रॉपर तरीके से तो नहीं आएगा, इक्वेशन बन के आएगी, क्योंकि जब आप t sin θ/2 को बैलेंस करेंगे तो t की वैल्यू रखने के बाद वो बन जाएगा mg tan θ/2, और उसकी बैलेंसिंग जब कोलम्बिक फोर्स से करेंगे तो k q1 q2 बाय r स्क्वायर में r स्क्वायर अपने आप में 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2। यस सर। जी, तो एक्चुअली ये साइन स्क्वायर θ/2 और tan θ/2 का प्रोडक्ट आएगा बस। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर θ/2 इंटू टेन ऑफ θ/2, और ये चीज आएगी k टाइम्स q1 q2 बाय 4l स्क्वायर mg। अब यहाँ से थीटा निकालना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या करेंगे, ऑप्शंस पुट करके देखेंगे इसमें से कि ये कोई समझदारी नहीं है कि इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करें। वो हो जाएगा सॉल्व, एक्चुअली थोड़ा टाइम टेकिंग है। कैसे सॉल्व होना है भाई, आप tan θ/2 को रखोगे साइन बाई कॉस, या फिर अगर कोई ऐसा कंसेप्ट होता हो जिसमें साइन स्क्वायर को tan में कन्वर्ट किया जा सके, कुछ होता है फॉर्मूला जिसमें साइन स्क्वायर x को हम tan के फॉर्म में ला सके। तो या तो साइन को tan के फॉर्म में कन्वर्ट करें या tan को कन्वर्ट करेंगे, तो बेसिकली साइन, जैसे tan θ/2 को लिखोगे साइन बाई कॉस, तो लेट θ/2 को अगर हम x मान लेते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी साइन ऑफ क्यूब एक्स, और नीचे आपका cos θ/2 आएगा, जिसको स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, और राइट साइड पर कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हो। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है क्वेश्चन, इसलिए छोड़ दीजिए इसके ऊपर। ठीक है, इसमें थोड़े ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चंस हैं। ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चंस ये हैं कि अभी हम लोगों ने दोनों चार्जेस के मासेस बराबर है। अगर ये मासेस बराबर ना होते तो, मासेस बराबर ना होते तो क्या इधर वाली थ्रेड और इधर वाली थ्रेड वर्टिकल से इक्वल एंगल पर होती? पक्का? क्या लॉजिक दोगे आप अगर ये मासेस बराबर ना होते तो? मतलब इधर की टेंशन अलग होती, मतलब यहाँ का एंगल कुछ और होता है और यहाँ का एंगल नहीं। तो उस केस में दोनों चार्जेस एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर तो नहीं आते ना। अगर इधर का डिफरेंट एंगल होता और इधर का डिफरेंट एंगल होता विद वर्टिकल, तो ऑब्वियसली ये दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल बता रहे हो आप, ये लाइन भी तो कुछ एंगल पर बनती, तो वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट बन जाता हमारे लिए सॉल्व करना।
समझ पा रहे से? ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। अब जैसे ये कंसेप्ट हम लोगों ने टेंशन के फॉर्म में लिया है, इसी का एक सिमिलर क्वेश्चन आता है, इसी का एनालॉग कह सकते हो, क्योंकि मैकेनिक्स में टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स मोस्टली एनालॉग्स आते हैं। तो इसी का एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एक हेमिस्फेरिकल ट्रैक है, हेमिस्फेरिकल ट्रैक ऑफ सम गिवन रेडियस आर, and two charges are on that track. समझ जाओगे, सेम क्वेश्चन है, दो चार्जेस हैं ट्रैक के ऊपर एंड ट्रैक इज फ्रिक्शनलेस ट्रैक म्यू 0। सिंप्लिसिटी के लिए ये जो चार्जेस लिए जा रहे हैं वो सेम मैग्नीट्यूड और सेम चार्ज के लिए जा रहे हैं, क्यू और एम। इधर भी चार्ज क्यू है, इधर भी चार्ज क्यू है, इधर भी मास एम है, इधर भी मास एम है, सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, एंड अगेन ये पूछते हैं कि ये थीटा कितना बनेगा। तो सेम क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको कि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस हैं? हाँ, तो यहाँ पर भी सिमिलर तरीके से आप जाओगे तो यार नॉर्मल दिखाओगे, टेंशन फोर्स की जगह नॉर्मल, इधर mg, एंड देन इन दोनों के बीच का कोलम्बिक फोर्स F। छोड़ दे रहे इसके आगे, इसके आगे ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही है, बस नॉर्मल और टेंशन सिमिलर आते हैं। एक्चुअली इस चैप्टर का जो सबसे मेन पार्ट है वो वहां से स्टार्ट होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस लॉ आते हैं। एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, उसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख रहे हैं। देखो इसको लैंग्वेज के फॉर्म में इसलिए लिया कि क्वेश्चन चाहते खुद समझो थोड़ा सा।
देवांश न्यूमेरिकल समझ में आया क्या है? आर नहीं, इसीलिए तो मैं क्वेश्चन लिखा है, क्या आर वेरिएबल है? इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था कि हम जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या लिखा है, वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। इसमें लिख रहा हूँ सच दैट फॉर अ गिवन डिस्टेंस, गिवन डिस्टेंस का मतलब आर इज नॉट अ वेरिएबल क्वांटिटी, गिवन है। जो चीज गिवन है वो वेरिएबल कैसे होगी? Q/2। हाँ, वेरिएबल क्या है? वो डिवीजन, Q/2 डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। वो चीज देखो आप, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मान लेते हैं एक पार्ट आपका स्मॉल क्यू है और दूसरा पार्ट कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू होगा, तो दिस स्मॉल क्यू इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। तो एक पार्ट स्मॉल क्यू, दूसरा पार्ट कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। नाउ द फोर्स विल बी रिटन एज कांस्टेंट इनटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। सो वेरिएबल इज स्मॉल क्यू, और अब फोर्स के मैक्सिमाइज करने के लिए डी एफ बाई डी क्यू जीरो करोगे आप, तो वो कैपिटल क्यू बाई टू आ जाएगा आंसर। स्मॉल क्यू विल कम एज कैपिटल क्यू बाई टू। ठीक है, अगला एक दो और देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ भी लगता है कि अगर मल्टीपल चार्जेस है, कहीं पर दो से ज्यादा चार्ज है, तीन या चार, तो फिर किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो बाकी के सभी चार्जेस की फोर्सेस को वेक्टोरियली कंबाइन करके आएगी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एक दो क्वेश्चन उसके भी देखो आप। लाइक plus small q charge at a distance on the y-axis and plus small q charge another at a distance on negative y-axis. तो दो आइडेंटिकल चार्जेस है, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, ये दोनों फिक्स्ड चार्जेस हैं, ये भी फिक्स्ड है। एंड एक्स एक्सिस के ऊपर एक माइनस ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज, एक्स एक्सिस के ऊपर माइनस कैपिटल क्यू चार्ज एट डिस्टेंस स्मॉल एक्स माइनस कैपिटल क्यू चार्ज एट द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एक्स, यहां से रिलीज कर रहे हैं इसको रेस्ट पर। ऑब्वियसली रिलीज मतलब रेस्ट पर रिलीज किया होगा, माइनस क्यू चार्ज को रेस्ट पर रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, पहला क्वेश्चन वो थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल है। मोशन ऑफ माइनस क्यू विल बी, मोशन ऑफ माइनस क्यू नेगेटिव एक्स एक्स। विल बी, हाँ नहीं, मोशन ऑफ माइनस क्यू विल बी, ऑप्शन पहला है पीरियोडिक, इट विल बी पीरियोडिक। सेकंड ऑसिलेटरी, थर्ड एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक होगा ये, एंड फोर्थ will move to the origin and stop, will move to origin and stop. will move to the origin and stop. ये theoretical question है। theoretical बेसिकली इसलिए कह रहा हूँ कि ये आइडिया जनरेट करा जाता है कि क्या होने वाला है इसमें। अब देखो सब लोग गलती कर रहे हो, आप लोगों ने तो सोचा, ऑसिलेटरी, हाँ हाँ, ये गलती क्योंकि है ना, थीटा छोटा नहीं होगा ना, एसएचएम का इसमें तो भूत एसएचएम नहीं उतरा होगा। है, एसएचएम का भूत उतरा नहीं है। वो आपकी गलती नहीं है, एक्चुअली एसएचएम सुनते ही आपको ऐसा लगता है कि कोई जाना पहचाना चीज आ गई। इसमें थीटा छोटा नहीं होगा, इसलिए एसएचएम नहीं। बिल्कुल। तो देखिए इसमें पहली बार देखो रिलीज एट रेस्ट है, सुनो सुनो, रिलीज एट रेस्ट है। तो पहला क्वेश्चन तो मतलब नॉन कैलकुलेटिव है। नॉन कैलकुलेटिव के हिसाब से मतलब ये कह सकते हो कि जो दोनों प्लस क्यू चार्जेस आपको दिख रहे हैं, ये वाला प्लस क्यू और ये वाला प्लस क्यू, इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू को ज्वाइन करें। बहुत बेसिक पॉइंट है लेकिन बहुत हेल्पफुल है कि दो चार्जेस को पहले मिलाओगे और इसी लाइन के अलोंग फोर्स आएगी, देन इसको और इसको ज्वाइन करेंगे, उस लाइन के अलोंग यहाँ पर फोर्स आएगी, एंड ऑब्वियसली इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट वैल्यू बनेगा वो लेफ्ट साइड ओरिजिन की तरफ आएगी।
सो नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी टुवर्ड्स ओरिजिन। तो नेचुरली जब नेट फोर्स ओरिजिन की तरफ है और चार्ज को रेस्ट पे छोड़ रहे हो तो न्यूटन लॉ के हिसाब से स्टेशनरी पार्टिकल के ऊपर जब फोर्स लगेगी तो वो एक्सेलरेट होगा इधर, यानी कि ये पार्टिकल ओरिजिन तक जाते जाते एक्सेलरेट करेगा। जब ये ओरिजिन पर होगा माइनस क्यू चार्ज एट द ओरिजिन जब आएगा, नहीं माइनस क्यू एट ओरिजिन, स्टेटमेंट फिर से सुनिए, जब माइनस क्यू ओरिजिन पे होगा उस टाइम इन दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन वाई एक्सिस होगी, तो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस लगेगा और इन दो चार्जेस के बीच की फोर्स नीचे लगेगी और ये दो फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट कर रही होगी, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। यहाँ से एक्सेलरेट करेंगे बट यहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब कि इस मोमेंट पर नेट फोर्स जीरो होगी, बट वो एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियसली यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो उसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपका पार्टिकल यहाँ पर रुक जाएगा, नहीं, इसके पहले तक वो एक्सेलरेट कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, वेलोसिटी बढ़ते 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 यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी हुई और यहाँ पर जीरो एक्सेलरेशन आ गई। बट क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम वेलोसिटी का केस हो चुका है, पार्टिकल में वेलोसिटी मैक्सिमाइज है, उस मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से ये पार्टिकल ओरिजिन को क्रॉस करके दूसरे साइड पे जाएगा। जब ये दूसरे साइड पर पहुंच जाएगा तो इस प्लस क्यू और इधर के माइनस क्यू चार्ज की फोर्स का डायरेक्शन अब इधर की साइड फोर्स आएगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, एंड देन इधर से फोर्स ऐसे आएगी। अब जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी इन दो की, वो अगेन इस तरफ आएगी, तो ये ऑसिलेशंस की कंडीशन बन रही है, नेट फोर्स टुवर्ड्स ओरिजिन, नेट फोर्स टुवर्ड्स ओरिजिन। और चार्ज इसके बाद जो ये वेलोसिटी इस तरफ है लेकिन फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है यहाँ पर, तो वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स आएगी, तो ये जो वेलोसिटी मैक्सिमम थी अब ये रिड्यूस करेगी एंड पार्टिकल कहीं ना कहीं जाकर के फिर से स्टॉप करेगी, फिर ये इधर की तरफ आएगा और टू एंड फ्रो मोशन होती रहेगी, इट इज ऑसिलेटरी। लेकिन अगर ऑरिजिन के और देखें तो ऑरिजिन के बहुत पास जाते x की वैल्यू a से बहुत छोटी होगी, तो वो तो कंडीशंस लगाओगे ना, तो वहां होगा ना खाली, मतलब अगर x को नेग्लिजिबल वैल्यू माना जाएगा तो ऐसे चम। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो इसके लिए जो अप्रोप्रिएट ऑप्शंस हैं वो हैं ऑसिलेटरी और पीरियोडिक, पीरियोडिक भी है, ऑसिलेट करेगा तो एक डेफिनेट टाइम पीरियड होगा इसका, तो पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया है कि मोस्टली लोग एसएचएम को डायरेक्ट टिक कर देते हैं। और अगर आप ध्यान दो ना तो अभी हम लोग जो एसएचएम कंप्लीट किया हम लोगों ने, जैसे थर्मोडायनेमिक्स का एग्जांपल लिया तो स्मॉल ऑसिलेशंस बोल देते हैं वहां पर, तो स्मॉल ऑसिलेशंस इसीलिए कहे जाते हैं कि स्मॉल ऑसिलेशंस आर बेसिकली एसएचएम, बट लार्ज ऑसिलेशंस तो एसएचएम नहीं कह सकते। ठीक है, ये तो हो गया रीजनिंग पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव या सिंगल करेक्ट होता है, फाइंड टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, फाइंड द टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, जब तक कि लार्ज ऑसिलेशंस हैं तब तक आप ऑप्शन एसएचएम नहीं बोलो, क्योंकि एसएचएम की जो नेसेसरी कंडीशन है कि एफ इक्वल टू माइनस की होना चाहिए, तो वो देखो आप कैसे आएगा। माइनस क्यू पर इस स्मॉल क्यू की वजह से जो फोर्स बनेगी, प्लस क्यू और इस माइनस क्यू के बीच की ये वाली फोर्स जो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट 1/4πε0, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड फॉर्म में रखना है, तो प्लस और माइनस कुछ नहीं रखोगे आप इसमें, ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्म डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस अंडर रूट ए विल बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस एक्स। नहीं, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट नहीं लगेगा। यस सर। ठीक, ये फोर्स आएगी, और अगर ये फोर्स एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर हो तो इसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट नेट फोर्स में कंट्रीब्यूट करेगा, एफ का कॉस थीटा कंपोनेंट कंट्रीब्यूशन इन द नेट फोर्स, और इधर से भी वही चीज आएगी, यानी कुल मिलाकर के आप कहोगे कि जो नेट फोर्स बनेगी वो पहली बात तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही, तो माइनस साइन बिकॉज उसका डायरेक्शन नेगेटिव है, और एफ कॉस थीटा और एफ कॉस थीटा यानी कि 2 टाइम्स दिस वैल्यू इनटू कॉस थीटा।
एंड कॉस ऑफ थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से कॉस ऑफ थीटा विल बी x डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, तो वो जाएगा x अपॉन दिस लेंथ, अब स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जब स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो ये पूरी पावर 3/2 हो जाएगी। एंड नाउ अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, स्मॉल अप्रोक्सीमेशन। नाउ x को नेग्लेक्ट करेंगे इसमें, स्मॉल अप्रोक्सीमेशन लगाओ कि दैट x इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू a, देन ओनली, बिकॉज अभी आपका f प्रोपोर्शनल टू x नहीं है। ऑसिलेशन क्यों कह रहा हूँ कि f प्रोपोर्शनल टू x तो दिख रहा है आपको, बट डिनोमिनेटर में भी x आ रहा है, तो डिनोमिनेटर वाले x को हटाने के लिए x स्क्वायर नेग्लेक्ट करना होगा। तो नाउ x लेस देन a के केस में आप कह सकते हो कि जो नेट फोर्स बनेगी यहाँ पर वो हो गई -2 कैपिटल Q स्मॉल q, 2 हटा देते हैं, डिनोमिनेटर में a क्यूब और ये x आ गया। नाउ ये स्प्रिंग टाइप हो गया, स्प्रिंग टाइप F इक्वल्स टू -kx। तो ये हमारा वो कांस्टेंट k है, और स्प्रिंग वाले टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे 2π√m/k1। बिल्कुल, दिस इज दैट k, इसीलिए हमने k यहाँ पर नहीं लिखा था, क्योंकि कूलम्स लॉ वाले को भी k लिखते हैं। ये जो k लिख रहा है ये एज स्प्रिंग कांस्टेंट वाला k, F इक्वल्स टू -kx टाइप। 2π√m/k से आप निकालोगे टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। ये बड़ा माइनर पॉइंट था, लेकिन गलती बहुत कॉमन है इसकी। बहुत लोगों से मिस्टेक होती है कि वो किसी भी ऑसिलेशन को एसएचएम मान लेते हैं। एसएचएम ऑसिलेशंस होते हैं, लेकिन स्पेशल ऑसिलेशंस हैं वो। स्पेशल ऑसिलेशंस इसलिए बोलते हैं उनको क्योंकि उनमें F इक्वल्स टू -kx बनना चाहिए। अगर F इक्वल्स टू -kx के अलावा कोई और फोर्स बन रही है और पीरियोडिक मोशन हो रही है, टू एंड फ्रो हो रही है, तो उसको आप ऑसिलेशन कहोगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन नहीं कहेंगे, राइट। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते थे कि व्हाट विल बी द स्पीड व्हेन द पार्टिकल क्रॉसेस द ओरिजिन। इसी क्वेश्चन अंडर स्मॉल ऑसिलेशन what will be the speed of this -q charge when it passes through the origin point? Speed of charge when it is passing through origin. Under small oscillations की बात में, under small oscillations what will be the speed of -q charge when it passes through origin? तो ये एसएचएम वाला कंसेप्ट लगेगा। ओरिजिन इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, हाँ, और एसएचएम में इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर अगर स्पीड देखी जाए कि स्पीड एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि मीन पोजीशन पर स्पीड, तो वो ऑब्जेक्टिवली अगर आप जाओगे तो ये कहलाता है एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, बिकॉज मैक्सिमम स्पीड यही होती है। और एम्पलीट्यूड वो होगा जितने डिस्टेंस पर इसने रिलीज किया गया था, जो इनिशियल डिस्टेंस थी, तो उसको अगर हम एक्स नॉट मान लेते हैं, सपोज दैट एक्स नॉट डिस्टेंस से स्टार्ट हुआ था वो, और ओमेगा इज रूट ऑफ k/m। यहाँ पे जो k है वो स्प्रिंग कांस्टेंट वाला k स्प्रिंग कांस्टेंट वाला k, यानी ये टर्म, ये वाला k, कूलम्स लॉ वाला कांस्टेंट नहीं, दिस k एज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, इससे निकालेंगे। इसीलिए इस टॉपिक को एसएचएम में नहीं किया था कि ऑसिलेशन यहाँ पे भी आती है। सर ये PYQs में है सर। आया हुआ है? यस सर। नहीं, स्पीड वाला कि टाइम पीरियड वाला? सर टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड तो भी मेंस में आता। टाइम पीरियड तो बाकी स्पीड का भी एक क्वेश्चन बन सकता है ना इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बड़े कॉमन क्वेश्चन आते ही रहे हैं। थोड़ा सा अपडेट करोगे इसको, जैसे ये तो बेसिक लेवल क्वेश्चन था, थोड़ा सा अगर इसको अपडेट करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी जो चीजें हम बढ़ाएंगे ना, इसमें सिर्फ आपका 3D, एक तरीके से 3D वाले कंसेप्ट आएंगे। तो एक क्वेश्चन लिखो आप,
3 identical particles, 3 identical particles, 3 identical particles ब्रैकेट में Q एंड M, मतलब चार्ज भी आइडेंटिकल है और मास भी, चार्ज और मास सबका सेम। 3 identical particles are suspended by 3 identical threads, 3 identical threads with common point of suspension, with common point of suspension, with common point of suspension. अब आप बताओगे, पहले तो आप ये बताएंगे कि तीनों अगर आइडेंटिकल पार्टिकल हैं और एक कॉमन पॉइंट से 3 अलग अलग धागों से, 3 अलग अलग थ्रेड से उनको सस्पेंड करेंगे तो तीनों चार्जेस को मिलाने पर किस टाइप का ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन बनेगा? ट्रायंगल, बनेगी आर। ट्रायंगल, ट्रायंगल ही बनेगा। नहीं अगर सर इक्विलैटरल। ये कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज वाले भी होंगे जो आपको इमेजिन करने पड़ेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी यहाँ पर। थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए कि एक ही पॉइंट से 3 धागे लटक रहे हो और हर धागे पे एक चार्ज है और तीनों सिमिलर चार्ज है, आइडेंटिकल। तो वो तीनों चार्जेस को जब मिलाएंगे, लाइन मतलब एक लाइन बनाओ जो सारे चार्जेस को कनेक्ट करे, तो ज्योमेट्रिकली कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा वहां पर? ट्रायंगल बनेगा, इक्विलैटरल। ठीक है, मतलब पिरामिड टाइप का बनेगा ना। हाँ जी। कैसे? सिमेट्री नहीं आएगी, तीनों में एक जैसा होना चाहिए ना, सब कुछ आइडेंटिकल है तो तीनों के साथ एक जैसी सिचुएशन बने। जैसे चार्जेस बराबर है इसीलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में। हाँ, और नाउ अब कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, at the time of equilibrium, separation between any two charge, separation between any two charge, that is small a, separation between any two charges small a. Find the angle of any one string with vertical. Find the angle of any one string with vertical. हर तरीके से प्रिपेयर हो, कूलम्स लॉ का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन अब ये क्या है कि फिगर सामने नहीं है, तो फिगर के बारे में थोड़ा सोचिए कि प्रॉब्लम की फिगर किस तरीके से बनेगी, विजुअलाइज करें उसके बारे में। क्यों अलग होगा, रीजन बताओ ना। एक स्ट्रिंग तो नहीं, लटकाया कहाँ से, जिनको तीनों धागे लटक कहाँ से रहे? एक ही जगह से ना, सस्पेंशन तो कॉमन पॉइंट है। अच्छा, फिर दूसरे फिर से बोलना, आर्ग्यूमेंट क्या है, मतलब तीनों पार्टिकल्स सिमिलरली क्यों नहीं प्लेस होंगे? देखिए, क्या ऐसा कोई चीज है नहीं प्रॉब्लम में ना, सब कुछ तो सिमिलर कहा जा रहा है, तो हम ये कैसे कह रहे हैं कि कोई एक पार्टिकल अलग बिहेव करेगा? हाँ हाँ, जब चार्ज सिमेट्रिकल प्लेस है, आइडेंटिकल है, मास आइडेंटिकल है, थ्रेड्स की लेंथ आइडेंटिकल है, तो कुछ चीजें थोड़ी ऑब्वियस, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ चीजें तुमको ये सोचनी पड़ेंगी, जहां सिमेट्रिकल कंडीशंस होंगी वहां पर सभी रिजल्ट सिमेट्रिकल आने चाहिए। अब इसको हम और किसी तरीके से नहीं समझा सकते, और बाकी बता रहे कैसे होगा। आपको पहले तो इस बात के लिए अपने आप को कन्विंस करो कि तीनों चार्जेस
को ज्वाइन करने पर एक ट्रायंगुलर कन्फिगरेशन आएगी, वो भी इक्विलैटरल। और जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगा वो उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के जस्ट ऊपर होगा, सब कुछ सिमेट्रिकल होगा। सेंट्रॉइड के ऊपर कोई पार्टिकल नहीं होगा। तुम आराम से पहले क्वेश्चन को फिर पढ़ो फिर। हाँ, ये ट्राइपॉड टाइप का होगा। वो बढ़िया एग्जांपल दिया है। ये 3 धागे हो गए, सामने दिख गया, फालतू माथा पच्ची कर रहे थे। तो सही कॉमन पॉइंट 3 धागे और तीनों जगह चार्ज रखे गए, तो वो तीनों चार्ज मिला करके ट्रायंगल बनेंगे। नहीं आएंगे स्ट्रिंग। तो स्लैग्ड स्ट्रिंग में इक्विलिब्रियम कैसे होगा फिर? स्लैग्ड स्ट्रिंग में अगर ये लूज हो जाए तो ग्रेविटी की वजह से सब कुछ गिर नहीं जाएगा। ठीक सर tan थीटा इज इक्वल टू f अपॉन mg आ रहा है। एफ क्या है इसमें? वो फोर्स जो मतलब तीनों पार्टिकल का रिजल्टेंट फोर्स जो एक पे लग रहा है। तो वो भी तो लगा निकालेंगे ना यार। हाँ सर निकाल। देखिए ये फिगर कुछ ऐसी बननी चाहिए, अब इसको हम विजुअलाइज तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन एक तरीके से ये तीनों चार्जेस जब आप आपस में मिलाओगे तो ट्रायंगल बन गया, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इसके सेंट्रॉइड के जस्ट ऊपर, सस्पेंशन पॉइंट। और तीनों धागे कुछ इस तरीके से आएंगे, एक इधर आएगा, एक थ्रेड इधर आएगी, एक थ्रेड इधर जाएगी। किसी भी एक चार्ज का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, सब आइडेंटिकल है तो किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ये तो समझ रहे हो आप इसमें। मतलब तीनों चार्जेस एक तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होंगे और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन उस हॉरिजॉन्टल प्लेन के जस्ट ऊपर। आप लोग सामने बैठे तो आप तो ज्यादा बेटर विजुअलाइज कर सकते हो यहाँ। तो फोर्सेस जो लगेंगी वो किसी एक चार्ज के ऊपर देखा जाए, किसी भी एक चार्ज के ऊपर। तो ये वाला चार्ज इसको along this line joining the two charges के along एक फोर्स आएगी F मान लेते हैं उसको, which is according to Coulomb's law constant into Q1 Q2 upon A square। और इस चार्ज के ऊपर सेकंड चार्ज ये वाला जो है, इसकी वजह से जो फोर्स आएगी, इस सेकंड चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स along the line joining them से मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ये दो फोर्सेस कितने एंगल पर होंगी? 60 डिग्री एंगल पर। तो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस जो कि 60 डिग्री के एंगल पर है, निकाल सकते हैं? हाँ, मतलब F और F का रिजल्टेंट, ये F और F 60 डिग्री के एंगल पर बनेगी। तो ये √3f आएगा। F√3 इसका रिजल्टेंट आएगा, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के मीडियन के अलॉन्ग आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन बनेगा उस मीडियन के अलॉन्ग F√3 आएगा। और इसके अलावा एक mg की फोर्स आएगी, mg, एंड देन एक टेंशन फोर्स T। हाँ, और टेंशन अगर वर्टिकल से थीटा एंगल पर हो, अगर वर्टिकल से थीटा पे हो तो T cos थीटा वो तो हो जाएगा इसके बराबर, सॉरी T cos थीटा विल बी T cos थीटा mg के बराबर, और T sin थीटा वो F√3 के बराबर। T sin थीटा F√3, T cos थीटा mg। और अब इसको सॉल्व करेंगे, उसमें F की वैल्यू रखेंगे। सर √3 k q/a का होल स्क्वायर अपॉन mg आ रहा है। tan थीटा आ रहा होगा ना, क्या आ रहा है ये?
टी कॉस थीटा एम जी, तो टेंशन हो गया एम जी अपन कॉस थीटा, और फिर दूसरी इक्वेशन टी साइन थीटा बराबर f√3, उसमें टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो tan थीटा। प्रॉब्लम टफ Yes, नहीं sir. है, It प्रॉब्लम में सिर्फ ये होती है ना कि जब लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स आती है तो उसमें डायग्राम अगर गलत बना तो समझ सकते हो क्या दिक्कत आती है। एक और बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, अगेन कॉमन प्रॉब्लम देखो क्या है। इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर ऑन द एक्स एक्सिस एक प्लस स्मॉल क्यू चार्ज, राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर भी प्लस स्मॉल क्यू चार्ज, मतलब एक नेगेटिव एक्सिस पे एक पॉजिटिव एक्सिस पे, और वाई एक्सिस के ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है बट प्लस कैपिटल क्यू पॉजिटिव चार्ज ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई। ठीक है, ये दोनों स्मॉल क्यू वाले फिक्स्ड चार्जेस हैं, स्मॉल क्यू फिक्स्ड, ये वाला स्मॉल क्यू भी फिक्स्ड। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है कि चार्जेस फिक्स्ड हैं? सर वो भी मूव करने लगी, जब फोर्स वेरिएबल अभी हो इसके जाए। पिछले क्वेश्चन, हाँ पिछले क्वेश्चन में तो मूव कर रहा था ना, जिसमें एसएचएम पढ़ा था आपने, तब भी कूलम्ब लॉ लगाया, जबकि टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। नहीं, वो नहीं कह रहा, इसके ट्रेजेक्टरी वाले कंसेप्ट नहीं, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में जिसमें ऑसिलेशन और एसएचएम का कंफ्यूजन नहीं हुआ था, तो उसमें भी तो दो चार्ज फिक्स थे लेकिन एक तो चल रहा था ना, तो उसमें भी तो कूलम्ब लॉ लगाया था। तो तो एक इंस्टेंट पर फिर यहाँ भी लगा सकते हैं अगर तीनों चार्ज चले। थियोरेटिकल कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल में कोई मतलब नहीं है, बट ऐसा क्यों करते हो? देखिए, ये जो चीज कही जाती है ना कि हम पूरे पूरे सिस्टम में एक चार्ज चले खाली और बाकी सब फिक्स रहे, तो कूलम्ब लॉ वैलिड है। और ये क्यों कह रहे हैं बता रहे हैं, दो चैप्टर्स आगे का एक कंसेप्ट है जो मैग्नेटिज्म चैप्टर में आता है। मैग्नेटिज्म चैप्टर में लॉरेंज एक टर्म था, लॉरेंज फोर्स, और वो ये कहते थे कि जब कोई चार्ज मूव करेगा तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स भी आती है, जैसे क्यू वी क्रॉस वी। उसका फॉर्मूला था Q इंटू वी क्रॉस वी करके, और इसमें बी को कहते थे कि मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट चाहिए होती है। मूविंग चार्जेस करंट। यस सर। तो अगर कोई चार्ज, किसी चार्ज में वेलोसिटी है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है कहीं, वेलोसिटी हो बट मैग्नेटिक फील्ड ना हो, तो ये वाला फोर्स तो नहीं आएगा ना फिर। कोई देखिए, ये जो फॉर्मूला होता है ना, अब थोड़ा सा अगर थोड़ा बहुत कुछ 12th क्लास का रिकॉल करने की कोशिश करो, ये फॉर्मूला होता है कि अगर कोई चार्ज Q v वेलोसिटी से और किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाए तो इतनी फोर्स आती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर यूज करते हैं वो जनरेट कौन करेगा? जो जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वही वाला। जैसे कोई और वाला। भाई एक चार्ज है, एक क्यू चार्ज है, क्योंकि ये तो मैकेनिक्स का बहुत बेसिक लॉ है कि कोई पार्टिकल खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। तो कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है तो नेचुरल से बात है ये मूविंग चार्ज अपने ऊपर तो फोर्स लगाएगा नहीं, तो इसके ऊपर कोई और फोर्स लगाए। तो जो चार्ज मूव कर रहा है उसके अलावा कोई और चार्ज होना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। लेकिन बायट सेवर्ट क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट तो चाहिए ना, और करंट फ्लो ऑफ चार्ज के थ्रू आती है। स्टैटिक चार्जेस कैन नॉट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो ये वाला चार्ज मूव कर रहा है, तो जो ये मूव करेगा तो ये खुद के ऊपर तो फोर्स लगाएगा नहीं, और बाकी के चार्ज स्टैटिक हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इसीलिए कूलम्ब लॉ वैलिड।
लेकिन अगर सभी चार्ज ट्रेवल करेंगे, सारे चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दें, तब प्रॉब्लम बदल जाएगी। क्योंकि जब तब उस केस में क्या होगा, ये भी मूव करे और ये भी मूव करे, तो ये मूविंग चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और दूसरा मूविंग चार्ज जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करेगा। क्लियर है? तो सभी क्वेश्चंस में जहां पर आपको दिख जाए कि मल्टीपल चार्जेस हैं लेकिन उनमें सिर्फ कोई एक चार्ज मूव करे, ओनली वन चार्ज, कूलम्स लॉ वहां पर भी वैलिड है। बिल्कुल, प्रॉब्लम वहां बढ़ जाती है जब सारे चार्ज मूव करते हैं। तो उस प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पर देखेंगे भी नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे सामने आएगा भी नहीं, क्योंकि उसको मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ाया जाता है। फिलहाल तो ये क्वेश्चन ये है प्लस क्यू चार्ज जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, प्लस क्यू, इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी पहले तो ये बताओ। फाइंड द फोर्स ऑन दिस प्लस क्यू चार्ज। फाइंड द फोर्स ऑन दिस प्लस क्यू चार्ज। ये बहुत इजी लेवल प्रॉब्लम है। फोर्स ऑन दिस प्लस क्यू चार्ज, बहुत बेसिक लेवल प्रॉब्लम। एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और थी। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वाई दैट फोर्स विल बी मैक्सिमम। ओरिजिनल प्रॉब्लम ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वाई द फोर्स ऑन प्लस कैपिटल क्यू इज मैक्सिमम। तो ये सब बहुत एलिमेंट्री है, स्पीड में करो यार। स्पीड मतलब कि जो बताया जा रहा है कि पहले चार्जेस को ज्वाइन कर ले और सिमिलर चार्ज है रिपल्सिव फोर्स दिखा दे, फिर इधर इन दो चार्जेस को ज्वाइन करके रिपल्सिव फोर्स दिखा दे, और वर्टिकल से थीटा एंगल मान करके नेट फोर्स कह सकते हो, साफ साफ 2f cos थीटा बन जाएगी। तो F नेट इज 2 टाइम्स F cos थीटा, और F इज कूलम्स लॉ के हिसाब से F की वैल्यू K टाइम्स Q1 Q2। भाई ये जो R बनेगा इसका स्क्वायर वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड देन cos ऑफ थीटा बाय दिस ट्रायंगल वो y बाई आर बन जाएगा, y बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो पहला पार्ट तो सिंपल सा है, फिर भी अगर टफ लगे तो बोल देना भैया, इसमें और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। ठीक, सेकंड पार्ट है कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा y के, तो फोर्स का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो कर दो। नेट फोर्स को डिफरेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में एंड पुट इट जीरो। मैक्सिमम मिनिमम प्रॉपर्टी। ध्यान देना y का टर्म ऊपर भी न्यूमरेटर में भी और y का टर्म डिनोमिनेटर में भी, तो वो डिवीजन, हाँ डिवीजन वाला रूल लगेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v फॉर्म। u अपॉन v वाला फॉर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है कि v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, उससे जब करके जीरो करेंगे तो आंसर जो बनेगा वो आएगा y इक्वल टू प्लस माइनस a बाय रूट टू। तो a बाय रूट टू डिस्टेंस पे जाएंगे तो मैक्सिमम फोर्स आएगी इसमें। ठीक है, तो चेक कर लेना डिफरेंशिएशन करके। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब, ये कॉमन क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ ये कॉमन क्वेश्चन बहुत बहुत रिपीट होते हैं। हटाए इसको।
अब इस क्वेश्चन को पूछने के लैंग्वेजेस देखो कैसी कैसी, ये तो सिंपल वे में पूछा है। नाउ क्वेश्चन देखिए, देखो लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज। टू आइडेंटिकल चार्जेस, टू आइडेंटिकल चार्जेस comma each small q, each small q are fixed at x equals to minus a, x equals to minus a and x equals to plus a। ये चीज नहीं होगी जो लैंग्वेज, one Yes, is sir. fixed at x equals to minus a and other is fixed at x equals to plus a। find the locus of all points in the yz plane, find the locus of all the points in the yz plane, locus of all points in the yz plane where a third particle, a third charged particle, where a third charged particle will experience maximum force, समझ गया, will experience a maximum force। तो अगर कनेक्ट कर पाओ तो ये एग्जांपल और ये क्वेश्चन सेम है। अभी हम लोगों ने वाई एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट निकाला है, जेड एक्सिस पर निकालते तो मेरे से ये वाई एक्सिस निकाला, अगर यही चीज हम जेड एक्सिस पे लेते हैं कि जेड एक्सिस पर हमने चार्ज रखा कोई, तो अगर थोड़ा सा आप आईक्यू लगा पाओ उसमें कि जेड एक्सिस पे रखोगे चार्ज तब भी कैलकुलेशन तो ऐसी ही होगी भाई, प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, जब जेड एक्सिस पे चार्ज होगा तो यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये फोर्स आएगी, देन इधर वाले चार्ज से जेड एक्सिस वाले को मिलाएंगे तो ये वाली फोर्स आएगी। क्या सिमिलर, अगर ये जेड डिस्टेंस पे रखा जाए तो क्या सिमिलर कैलकुलेशन नहीं होगी जो वाई एक्सिस के ऊपर रख के आ रही है? Yes, sir. वाई वाई की जगह जेड आएगा, बिकॉज वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल एक्सिस होती है, तो जो चीज वाई एक्सिस पर मिलेगी सिमिलर रिजल्ट्स जेड एक्सिस पर मिलेंगे। इनफैक्ट सिमिलर रिजल्ट्स वाई जेड प्लेन की किसी भी लाइन पर मिलेगी। तो क्या बनेगा ये लोकस पर सर्कल, कितनी रेडियस का? इक्वेशन लिख सकते हो वाई और जेड के फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल a/√2 सर्कल का रेडियस होगा, ओरिजिन उसका सेंटर होगा और सर्कल वाई जेड प्लेन पे है। तो एक बेसिक इक्वेशन फॉर दैट सर्कल, लोकस सर्कल आएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बिकम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जो प्रिंसिपल बेसिक फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ओरिजिन सेंटर है और आर की जगह a/√2, तो a²/2 बन जाएगा वो, a²। ठीक है, ये इस तरीके से पूछा जाता है इसको। और एक तरीका देखिए क्वेश्चन पूछने का, देखो थोड़ा सा लैंग्वेज कट कर रहे हैं। सिमिलर चार्जेस स्मॉल क्यू, सिमिलर चार्जेस स्मॉल क्यू कॉमा फिक्स एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस a, समझ जाना, मतलब एक को माइनस a पर फिक्स किया और एक को प्लस, फिक्स एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस a। थर्ड पार्टिकल प्लस कैपिटल Q starts from origin with a velocity v naught j cap, with a velocity v naught j cap, starts from origin with a velocity v naught j cap। ठीक, during motion of plus q, during the motion of plus q, during the motion of a plus q, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, speed will always increase, speed will always increase, b always decrease, speed will always decrease,
थर्ड ऑप्शन, स्पीड विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, स्पीड विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। और डी इसका उल्टा होगा, द स्पीड विल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, स्पीड विल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। बताएं। The speed will always increase. x इक्वल टू प्लस ए एक पॉइंट, x इक्वल टू माइनस ए दूसरा पॉइंट। यहाँ पर एक चार्ज फिक्स किया आपने स्मॉल क्यू, यहाँ पर एक चार्ज फिक्स किया स्मॉल क्यू। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि ये एक्चुअली ये चीज कंफ्यूजिंग है थोड़ी, देखो एक दिमाग से खेलने वाला खेल है। a बाई रूट टू कौन सा डिस्टेंस निकाल रहे हो आप, y इक्वल टू a बाई रूट टू। यहाँ पर जाकर के क्या हो रहा है, फोर्स मैक्सिमम हो रहा है ना, मतलब दिस इज पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम फोर्स। उसका डायरेक्शन क्या होगा भाई, अगर ठीक है। आप पॉजिटिव चार्ज रख रहे हो या पॉजिटिव चार्ज, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो यही रहेगा। और अगर वो जहां पर मैक्सिमम फोर्स हो रहा है उसके पहले अगर देखें तो यहाँ पर अगर एक प्लस चार्ज रखो आप, तो ये दोनों चार्जेस, ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज भी रिपेल करेगा, फोर्स का डायरेक्शन तो ऐसे ही रहेगा, बट ये थोड़ा सा कम होगा फोर्स। और उस पॉइंट के ऊपर का किसी पॉइंट पर देखें अगर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो सेम रहेगा ना, तो फोर्स तो परमानेंट सेम डायरेक्शन में जा रही है, कम ज्यादा हो रही है, फोर्स का डायरेक्शन थोड़ी पलट दिया हमने कोई। तो जब यहाँ से स्टार्ट करोगे विद सम वेलोसिटी v नॉट, which mean the particle always moving in the direction of force, फोर्स वेरिएबल है बट मोशन हमेशा फोर्स की ही डायरेक्शन में हो रहा है, स्पीड विल ऑलवेज इंक्रीज। वो जो पॉइंट है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है कि फोर्स मैक्सिमम हो रहा है, फोर्स कम ज्यादा हो रही है, बट फोर्स का डायरेक्शन नहीं पलटा है। अगर फोर्स की डायरेक्शन पलट गई होती तो आप कह सकते थे कि रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा उसमें। उसमें उसमें तीसरा चार्ज नेगेटिव लिया था आपने, पहली बात तो अट्रैक्शन चाहिए थी उसमें। ये पार्टिकल कभी वापस ओरिजिन पे नहीं आएगा। एक बार ओरिजिन से जिस डायरेक्शन में चलना चालू कर दिया इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, क्योंकि परमानेंटली फोर्स का डायरेक्शन सेम है, फोर्स की डायरेक्शन पलट नहीं रही। एक्सेलरेशन कम हो गया, लेकिन देखो पहली बात तो u प्लस एटी एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि ये Yes, sir. वेरिएबल एक्सेलरेशन होगी। पहली बात तो ये, क्योंकि कूलम्ब फोर्स है, डिस्टेंस पे डिपेंड होने वाली फोर्स है, तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स होगी तो डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन भी आएगी, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो पहली चीज तो u प्लस एटी एप्लीकेबल नहीं। दूसरी बात, जब ओरिजिन पे होंगे तो फोर्स जीरो आएगा, क्योंकि जितना इधर से रिपल्सन आएगी उतना इधर से आएगी, कैंसिल। सो बॉडी विल स्टार्ट विथ जीरो एक्सेलरेशन, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ेगी, फिर और आगे बढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू घटेगी। एक्सेलरेशन कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज परमानेंटली अपसाइड, मतलब कि
यहाँ से यहाँ तक स्पीड के बढ़ने का रेट वो बढ़ेगा, और आगे भी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन स्पीड के बढ़ने का रेट कम हो जाएगा। स्पीड नहीं कम हो रही है, यहाँ स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ेगी, यहाँ पर धीमे धीमे बढ़ेगी, बट बढ़ेगी, तो वो रिटार्डेशन नहीं हुआ। ये काइनेमेटिक्स में भी कंफ्यूज करता है कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज नॉट द रिटार्डेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन बोल रहे हो आप, तो अभी भी हम बढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया है इसमें? तो ये होता है कि मतलब सोचते समय ना दिमाग इधर उधर घूम जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। मतलब क्वेश्चन नहीं, अब क्वेश्चन तो प्रैक्टिस में दे दीजिए। सेकंड अगला कंसेप्ट है, मतलब कूलम्ब्स लॉ के बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें एक टॉपिक छोड़ा हुआ है, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टोरियल फॉर्म। अभी चेंज कर रहे हैं उसको जानबूझ करके, तो सीक्वेंस बदल रहे हैं। सेकंड कंसेप्ट है द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, जब कुलम ने लोगों से ये कहा कि Q1 चार्ज और Q2 चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जब ये कंसेप्ट दिया था कुलम्स ने कि Q1 और Q2 का दो चार्ज रखोगे आप, तो Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स आएगी, जिसका फॉर्मूला उन्होंने दिया। तो लोगों ने उनसे क्वेरी ये पूछी कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कोई कांटेक्ट नहीं है उसका, मतलब ये इनके बीच में सेपरेशन है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि दो पार्टिकल जब एक दूसरे से सेपरेटेड है, एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे, तो विदाउट टचिंग फोर्स कैसे लगाओगे? बिकॉज फोर्स की प्रिंसिपल डेफिनेशन कहती है कि या तो आप इसको पुल करो या पुश करो, इन दोनों के लिए कांटेक्ट चाहिए। मतलब कूलम्ब के इस स्टेटमेंट में फ्लॉ था कि फोर्स ऑन Q2 इज एक्सर्टेड बाय Q1। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक गलत स्टेटमेंट हो गई थी। फॉर्मूला सही था उनका, फॉर्मूला सही था कि वो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर है, बट उसको समझाने का तरीका गलत हो गया। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगाए जबकि वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है ही नहीं। क्लियर है? उसके ऊपर जो वो लगेगा ना, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो उसका फोर्स लगेगा वो है, तो इसी चीज को बाद में समझाया गया। मतलब ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट कही जाती है, कभी भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगाएगा अंटिल कि वो कांटेक्ट में नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया गया, इस स्टेटमेंट को ये जस्टिफाई किया गया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा, मतलब ये चार्ज इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, जो फोर्स लग रही है वो एक अलग कंसेप्ट समझाया गया। उन्होंने कहा कि ये चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर जा करके फोर्स लगाती है। मतलब जब प्रॉपर स्टेटमेंट था वो ये था कि फोर्स ऑन Q2 is due to इलेक्ट्रिक फील्ड बाय Q1। डिफरेंस को समझिएगा दोनों को, फोर्स बाय Q1 इज डिफरेंट थिंग एंड फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 इज डिफरेंट थिंग। मतलब इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में एक इंडिविजुअल, अपने आप में एक सेपरेट क्वांटिटी है। ये दोनों स्टेटमेंट लिखे गए हैं, बट एक स्टेटमेंट गलत मान लिया गया और एक स्टेटमेंट को सही मान लिया गया, और यहाँ से कंसेप्ट ऑफ फील्ड बन के आया कि अगर दो पार्टिकल कांटेक्ट में नहीं है और कब भी अगर फोर्स लग रही है तो वो बिकॉज ऑफ द फील्ड होगी। अब वो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो। ये स्टेटमेंट ना बहुत
स्ट्रांगली आपको समझना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांगली। मतलब अगर पूछे कि हु एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द चार्ज और ऑप्शन दे दिया जाए सम अदर चार्ज और दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सम अदर चार्जेस, आंसर विल बी इलेक्ट्रिक। मतलब इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच एक्सर्ट फोर्स, इट इज नॉट द चार्ज व्हिच इज एक्सर्टिंग द फोर्स। बट आप कहोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है भाई? हम एक तरफ हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कौन कर रहा है? तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि Q1 ही Q2 पर फोर्स लगा रहा है, बट Q1 Q2 पर डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा रहा है। Q1 Q2 पर फोर्स लगाने की जो मैकेनिज्म बन रही है वो ये बन रही है कि Q1 चार्ज सबसे पहले अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करे और फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जा करके Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करे। ठीक है, नाउ तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर क्वेश्चन पूछें कि आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका क्या आंसर दोगे आप? भाई क्या आंसर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है या मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है? चार्ज के अराउंड एक स्पेस कि जहाँ पे सिंपल वे, दूसरा चार्ज आएगा तो फोर्स लगेगी। सिंपल वे आप कह सकते हो कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मेरा आंसर सीधा सा आंसर ये दे सकते हो कि इट इज इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी which exerts force on any charge placed inside it। अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल इस तरीके से दिमाग में बिठाइए कि कोई ऐसी चीज है, इसका एनालॉग मैं देता हूं। इसका एनालॉग हम लोग इस तरीके से देते हैं। अगर पूछा जाए कि बॉयंसी क्या चीज है, क्या बोलोगे? बॉयंसी क्या बोलते हैं? मतलब जैसे रिजल्टेंट आर्किमिडीज का फोर्स प्रिंसिपल। बाय फ्लूइड, मतलब एयर प्लस वाटर के जो रिजल्टेंट फोर्स होती है, मतलब उसको कहते हैं। मतलब हाँ, कि अगर कोई बॉडी है वो पानी में सबमर्ज है तो लिक्विड्स में कहते हैं कि वहां पर बॉयंसी लगती है। तो आप बॉयंट फोर्स को डिफाइन कैसे करोगे? बॉयंसी जो लग रही है, तो यही लिक्विड तो लगाएगा ना, ये लिक्विड तो ऐसे समझिए, जब आप लिक्विड के अंदर कोई चीज सबमर्ज करोगे तो बॉयंसी लगेगी, और ना सबमर्ज करें तो क्या वहां पानी नहीं होगा? तो आप लिक्विड को इमेजिन करिए इलेक्ट्रिक फील्ड से और बॉडी सबमर्ज को इमेजिन करें चार्ज से। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? क्या हम कोई बॉडी सबमर्ज नहीं करेंगे तो क्या सारी दुनिया का पानी ये खत्म हो जाएगा? तो पानी तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही रहा है। उस एग्जिस्टिंग पानी का असर कह सकते हो, उसका जो इफेक्ट आएगा वो एक्सपीरियंस करना है अगर आपको, तो फिर उसके अंदर डुबो जा करके नाउ यू विल एक्सपीरियंस समथिंग विच इज कॉल्ड बॉयंसी। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर बॉडी सबमर्ज नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं बॉडी सबमर्ज नहीं हुई तो बॉयंसी नहीं है। तो बॉयंसी नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कि वहां लिक्विड नहीं है। समझ पा रहे हो आप इसको? ऐसे ही लिक्विड को कंपेयर करें इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंटली कहीं पर है। जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको पानी से कंपेयर कर रहे हैं उसके अंदर कोई चार्ज लेकर के जाओ, चार्ज को कंपेयर कर रहे हैं एक बॉडी से जो हम पानी में सबमर्ज कर रहे हैं, तो वो सबमर्ज्ड बॉडी लिक्विड के फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी इन द फॉर्म ऑफ बॉयंसी। ऐसे ही हम चार्ज को कह रहे हैं कि जब हम कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाएंगे तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करेगा बाय अ टर्म कॉल्ड एज फोर्स। एंड फॉर्मूला क्या देते हैं उस फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए? दैट फोर्स गिवन बाय चार्ज q मल्टीप्लाइड बाय e।
इसको भी समझिएगा। ये फॉर्मूला किसके लिए बता रहे हो आप? एफ इक्वल टू क्यू का क्या मतलब है कि फोर्स लग रहा है। हाँ, एनालॉग से हमेशा दिमाग क्लियर रहेगा। आपको पानी वाले से कंपेयर करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन पानी से, तो पानी पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी तो कोई चीज उसमें डुबोगे आप, या जिस चीज को डुबोना है पहले उससे हम पानी बनाएंगे, वो तो करोगे नहीं कि बोट को पानी में लेके जाए तो पहले बोट से पानी निकाल के आसपास पानी इकट्ठा कर दे, फिर उसके बाद बोट डाले उसमें। पानी पहले से ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्री एग्जिस्टिंग है। इसका सोर्स कुछ और होगा। बुयांसी का एग्जांपल कंपेयर करने में बहुत बेनिफिट है। जो पानी समुद्र में है वो तो कहीं और से आया ना, उसका सोर्स तो कोई और है। उसके अंदर आपने कोई चार्ज क्यू लेके गए, तो इस चार्ज को कंपेयर करिए बॉडी सबमर्ज इन द लिक्विड। जो बॉडी लिक्विड में सबमर्ज हुई है उसने पानी नहीं पैदा किया, तो दिस क्यू इज द चार्ज जो फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला है। इसको विक्टिम वर्ड बोल रहे हैं, द विक्टिम ऑफ फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फोर्स को कंपेयर कर रहे हैं बुयांसी के साथ। याद रहेगा ना? तो यानी जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई और जनरेट कर रहा होगा। हाँ, नहीं करेंगे। ये न्यूमेरिकल में बड़ा कंफ्यूज करता है। न्यूमेरिकल्स में कई बार लोगों से हमने सुना है कि वो जिस चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसकी ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बगल में लिख देते हैं। मतलब अगर हम एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो जिस चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो आप, क्या उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाओगे? नो सर। नहीं लगाओगे ना। तो जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है आपको ये देखना पड़ेगा कि जिसके ऊपर आप फोर्स निकाल रहे हो उसके अलावा और कौन कौन से चार्जेस है हमारे पास, वो सारे चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स बनेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है। और एक और बात, पानी एंड बुयांसी के कंपैरिजन से, बॉडी सबमर्ज नहीं करेंगे तो पानी नहीं खत्म होगा, बुयांसी नहीं आएगी। सिमिलरली अगर हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके ना जाएं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट कर ही रही थी। चार्ज लेके जाओगे तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस को कंफर्म कर देता है, इसीलिए इसको टेस्ट चार्ज का नाम दिया जाता है कि हम टेस्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। समझ पा रहे हैं? बुक्स में ये तो बोलते हैं कि टेस्ट चार्ज लेकर के जाएं उसमें, तो टेस्ट चार्ज आप टेस्ट करने के लिए जा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। तो दिस इज फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय ई। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन तो ये मान के करेंगे कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है जबकि उसका सोर्स डिस्क्लोज नहीं करेंगे, प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सम सोर्सेस। मतलब अभी जो 2-4 न्यूमेरिकल और करने जा रहे हैं उसमें आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रही है सोर्स क्या है उसका। कि भी फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने इस बात की चिंता की कि बोट जिस पानी में फ्लोट कर रहा है वो पानी आया कहाँ से था? न्यूमेरिकल करते समय तो हमें कभी टेंशन नहीं हुई कि पानी कहाँ से आया। तो ऐसे ही अब जो क्वेश्चन करोगे आप ये भूल जाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे आई थी। जैसे भी आई हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज जाएगा तो फोर्स लगेगी उस पर। फॉर्मूला है एफ इक्वल्स टू क्यू ई। और इसमें क्लियर सी बात है कि अगर पॉजिटिव चार्ज जाएगा मींस कहीं पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है, प्री एग्जिस्टिंग। अब आप क्या करते हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के गए, कहीं से बाहर से लेके आए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चले गए। तो जैसे ही आप एक पॉजिटिव चार्ज को इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाओगे, ये चार्ज इसकी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करेगा बाय अ फोर्स क्यू ई, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में करेंगे। और अगर हम उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज लेकर के जाए तो दैट नेगेटिव चार्ज विल आल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स, but that will experience force opposite to the electric field. ठीक है,
अब इस पूरे चैप्टर में दो पार्ट्स आएंगे, एक तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा आता है सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो वो गॉस लॉ के ऊपर है, जिसमें कई सारे वैरायटी ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। आई होंगे, देखो पता नहीं कितनी सन में, मैं फिर स्टेटमेंट फिर से बोल रहा हूँ, देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सम अननोन सोर्सेस, when a positive or negative charge is brought inside that electric field, these charges will experience a force. Positive charge will experience a force in the direction of electric field, negative charge will experience force opposite to electric field, but both will experience the force by this formula, Q multiplied by E, right? नेगेटिव चार्ज होगा उसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज नहीं है। जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, पहली बात इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। थिंक ऑफ बॉयंसी ना, जिसके ऊपर बॉयंसी लग रही है वो थोड़ी बॉयंसी लगा रहा है अपने ऊपर, पानी लगा रहा है उसके ऊपर, जिसके ऊपर बॉयंसी लग रही है, ठीक है। चलिए एग्जांपल के फॉर्म में देखो कुछ, तो नाउ इसका इफेक्ट पहले देखेंगे। पहले तो इफेक्ट देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या क्या पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट वैसा ही है जैसे बॉयंसी का इफेक्ट। जो इफेक्ट लिक्विड जो इफेक्ट सबमर्ज बॉडी पे डालता है, सिमिलर इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर डालेगा, बस फॉर्मूला अलग है। वो बॉयंसी का फॉर्मूला कुछ और है और यहाँ का फॉर्मूला कुछ और है, एनालॉग सिमिलर है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट एसएचएम पढ़ा है तो उसी से कंपेयर कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन ये है कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम, देयर इज स्प्रिंग मास सिस्टम के और एम, देयर इज स्प्रिंग मास सिस्टम and that mass has some charge, this mass has some charge of capital Q, the block has some charge capital Q, and there exists electric field also, there exists electric field, ठीक है। system start with rest, system start with rest when spring was normal, system start with rest when the spring is normal, system starts with rest when the spring was normal, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपको वर्बली बताना है कि ये मोशन ऑसिलेटरी होगा या नहीं, मतलब एसएचएम होगा या नहीं होगा। तो रिलीज करना, अब स्टार्ट रिलीज कर दिया, इसको स्टार्ट कर दिया कि एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रोल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट टू अप्लाई अ फोर्स, बट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट फोर्स आएगी। और स्प्रिंग मास ऑसिलेशन में आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो कि कांस्टेंट फोर्स लगाने पर ना तो टाइम पीरियड बदलता है और मोशन तब भी एसएचएम रहता है, तो इसका मतलब यहाँ एसएचएम आएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड क्या बनेगा ऑसिलेशन का, एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड, फंडामेंटल क्वेश्चन दिया इसमें। और सच्चाई बताना यार, अगर ये लाइन आपके दिमाग में वाकई बैठ गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आती है और एनालॉग लेना सीख गए, सारी दिक्कतें खत्म। क्योंकि हम कूलम्स लॉ का उतना यूज नहीं करते जितना यूज एफ इक्वल्स टू क्यू का करते हैं। टाइम पीरियड बताएं, तो राइट साइड क्यू इंटू ई
दैट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि वो फोर्स लगाएगा, बाकी कोई काम नहीं उसका। वैसा ही इफेक्ट जैसा पानी बॉडी पे डाल रहा था बॉयंसी के फॉर्म में। बाकी क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसलिए हमारे टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो टाइम पीरियड फंडामेंटली आप लिख सकते हो 2 पाई रूट ऑफ m/k, पहला ऑप्शन। और रही बात एम्पलीट्यूड की, तो रिकॉल करें एम्पलीट्यूड की, ये रेस्ट पर स्टार्ट किया गया है। एसएचएम में रेस्ट वाला केस कब आता है? मीन या एक्सट्रीम? रेस्ट पे, जीरो वेलोसिटी। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर है और कुछ डिस्टेंस आगे जाकर के इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। और इक्विलिब्रियम तब आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स को स्प्रिंग की फोर्स बैलेंस करे। और एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम तक का डिस्टेंस ही हमारा एम्पलीट्यूड होता है। तो इधर स्प्रिंग की फोर्स आएगी K इंटू ए की, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स आएगी Q इंटू ई की, और ये फोर्सेस बैलेंस करेगी। तो एम्पलीट्यूड इज सिंपली QE डिवाइडेड बाय दैट K। ठीक है, यस ठीक। और जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ वेरिएबल फंक्शन हो, तब टाइम पीरियड बदल जाएगा। ठीक है, हमारा सारा फोकस अभी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के ऊपर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के ऊपर हमारा कोई अभी फोकस नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, एक और बेसिक क्वेश्चन देखो आप। सिंपल पेंडुलम रिकॉल करिए, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड्स निकालते थे। तो अगर कोई सिंपल पेंडुलम ले, सिंपल पेंडुलम, बट पेंडुलम में चार्ज है, सिंपल पेंडुलम विद सम चार्ज Q, राइट, and there exists vertically upward electric field, there exists vertically upward uniform electric field। टाइम पीरियड क्या बनेगा? ग्रेविटी भी है, ऑब्वियसली ग्रेविटी भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कर रहे हैं। सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बनेगा टाइम पीरियड? इसमें आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्क। स्प्रिंग ऑसिलेशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्क नहीं था, लेकिन पेंडुलम ऑसिलेशन में आएगा, क्योंकि पेंडुलम के ऑसिलेशन के टाइम पीरियड में ग्रेविटी का काम है। और अगर हम डेरिवेशन चेक करें तो डेरिवेशन टॉर्क के ऊपर आती थी। तो अगर आप डेरिवेशन के मेथड से देखना चाहते हो तो डेरिवेशन के हिसाब से तो ये बनेगा कि जब ये पेंडुलम थीटा एंगल पर होगा, एट थीटा एंगल, तो फोर्सेस इसमें कौन कौन सी बनेंगी? कैपिटल T की टेंशन फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स mg, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट किधर के साइड फोर्स आएगी? अगर पेंडुलम पॉजिटिवली चार्ज है ऊपर, नेगेटिवली चार्ज होता तो नीचे। मतलब पेंडुलम का चार्ज का साइन भी देखोगे, पॉजिटिवली चार्ज पेंडुलम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स दिखाएंगे, नेगेटिवली चार्ज पेंडुलम होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड पर फोर्स दिखाते। यहाँ पर फोर्स ऊपर की तरफ दिखाएंगे, कितना? QE, अपवर्ड फोर्स QE। और वो जो अपवर्ड फोर्स QE दिखाओगे वो एक तरीके से mg माइनस QE ना कर दें, एंड दैट बिकम m इंटू g माइनस QE बाई m, ये बन जाएगा। और इसको अगर हम पेंडुलम के अपने से जो पेंडुलम था उससे कंपेयर करें तो दिस g माइनस QE बाई m कैन बी कॉल्ड एज g इफेक्टिव। मतलब एक तरीके से ग्रेविटी का इफेक्ट कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से ग्रेविटी का इफेक्ट कम हो गया। एंड देन टाइम पीरियड 2 पाई रूट ऑफ L बाई G इफेक्टिव, वेयर G इफेक्टिव मतलब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी रिड्यूस हो गया ना, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट आने से ग्रेविटी का इफेक्ट कम हो गया, तो G माइनस QE बाई M। ऑब्वियसली अगर नेगेटिवली चार्ज पेंडुलम होता तो वो G प्लस QE बाई M बन जाता। और अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड, अगले एग्जांपल में देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंस्टेड ऑफ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करे,
एंड देन अगर इसका ऑसिलेशन चेक किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड देन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चाहिए, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और पेंडुलम में स्मॉल ऑसिलेशन ही रहते हैं, तो टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन चाहिए अबाउट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस अबाउट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर इस बेसिक से चलोगे, अगेन एंड अगेन अगेन बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, सिर्फ एक प्राइमरी चीज अपने दिमाग में लाओ कि भाई इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, और उसके बाद ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का नहीं रहेगा। अभी ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का है ही नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मेन चैप्टर गॉस लॉ से स्टार्ट होगा। तो हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखें पहले क्या है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फोर्स आएगा, तो पहली बात तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बदल जाएगी। नाउ दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि ये पेंडुलम जब थोड़ा राइट साइड जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो कहीं जा करके एट थीटा नॉट एंगल या थीटा ई फॉर इक्विलिब्रियम, थीटा ई मतलब इक्विलिब्रियम का एंगल, तब कहीं जा करके इक्विलिब्रियम आएगा। और कब आएगा? जब टेंशन फोर्स टीई मतलब टेंशन एट इक्विलिब्रियम, mg और qe ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर, तो ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। देखिए, तो वो थीटा निकाल सकते हैं टेंशन को रिजॉल्व करके। वर्बली बोल दे रहे हैं, टेंशन को रिजॉल्व करोगे, टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट mg के बराबर और टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट qe के बराबर, और वो सब जब आप करोगे ना, तो tan थीटा इक्विलिब्रियम विल कम एज qe by mg। ये अपने आप कर लो यार, इक्विलिब्रियम के फोर्सेस बैलेंस करके, ठीक। और जब इक्विलिब्रियम आया होगा, अब आप लॉजिक सुनिए, जिस टाइम इक्विलिब्रियम आया होगा, क्या ये नहीं कह सकते कि QE और mg, अभी रिसेंटली हमने रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ी थी, इक्विलिब्रियम के लिए एक और कंडीशन कही गई थी कि अगर इक्विलिब्रियम अंडर टू फोर्सेस हो, इक्विलिब्रियम अंडर टू mg का फोर्सेस, रिजल्टेंट तो दोनों P की फोर्सेस को लाइन सेम पे लाइन पे आना पड़ेगा। तो लेट QE और mg का रिजल्टेंट R मान लो, लेट R इज द रिजल्टेंट। तो अब हमारे पास दो ही फोर्स नहीं हो गए, हम QE और mg को अलग अलग काउंट नहीं कर रहे, हम इन दोनों का एक रिजल्टेंट लेते R। तो नाउ वी हैव वन फोर्स R एंड द सेकंड फोर्स T। जब ये सेम लाइन पर होंगे तो इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम के टाइम पर QE और mg का रिजल्टेंट टेंशन के जस्ट अपोजिट जा रहा होगा, टेंशन एंड R बराबर हो गए, एग्रीड, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। अब उस इक्विलिब्रियम से जब और आगे बढ़ेंगे, उस इक्विलिब्रियम से और आगे चलते हैं उस थीटा एंगल की तरफ, फर्दर थीटा एंगल चले फ्रॉम दैट इक्विलिब्रियम। तब एक फोर्स आपका इधर कैपिटल T लगेगा। अब मैं फिर बोला mg और QE को दो अलग फोर्स ना माने, और मान भी लेंगे तो कोई दिक्कत ऐसी बढ़ नहीं जाएगी हमारी कोई। हम mg और QE के रिजल्टेंट R को एक फोर्स मान रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ mg और मैग्नीट्यूड ऑफ mg कांस्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ QE और मैग्नीट्यूड ऑफ QE वो भी कांस्टेंट है। तो जब ये फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कांस्टेंट है, ये फोर्स भी आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कांस्टेंट है, तो इनका रिजल्टेंट भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कांस्टेंट होगा। यानी जो डायरेक्शन R की यहाँ बन रही है, यही डायरेक्शन R की यहाँ भी होगी। मीन्स जो R, ये जो R देख रहे हो आप, इसके पैरेलल, इस R के बिल्कुल पैरेलल फोर्स दिखाएं यहाँ पर, ऐसे। यानी क्या ये नहीं कह सकते कि R के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर टेंशन लग रहा है? इस बात को सोचो जरा आप।
जो डायरेक्शन आर का यहाँ है वही डायरेक्शन आर का यहाँ भी है, क्योंकि ये रिजल्टेंट जिन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है उनमें से कोई भी फोर्स चेंज नहीं हो रही। तो स्ट्रिंग का तो एंगल ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रिंग थीटा एंगल आगे बढ़ गई, बट रिजल्टेंट आर अभी भी प्रीवियस डायरेक्शन में ही लग रहा था। यानी रिजल्टेंट आर का और इस स्ट्रिंग का, जो स्ट्रिंग की लाइन को एक्सटेंड कर रहे हो आप, स्ट्रिंग को जब एक्सटेंड करेंगे तो उससे थीटा एंगल बन रहा होगा। एग्री? ओके। टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। याद करिए, टॉर्क का एक फॉर्मूला होता था डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पेंडुलम वाला पार्टिकल, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पेंडुलम वाले पार्टिकल की डिस्टेंस वो लेंथ हो गई, और इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट ऐसा होगा जो इस लेंथ के परपेंडिकुलर लग रहा होगा? आर साइन थीटा। इस लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्स आर का, आर साइन थीटा। तो डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। और ऑब्वियसली इस आर का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो इधर की तरफ आएगा, तो इसकी टॉर्क, इसकी जो टॉर्क आएगी आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की टॉर्क, वो इस थीटा के अपोजिट आएगी, माइनस साइन। और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में साइन थीटा को लिखेंगे थीटा, फिर टॉर्क को लिखेंगे आई अल्फा। और आई इसके पेंडुलम है, पार्टिकल मान लो, सिंपल पेंडुलम का मतलब जो मास है वो पार्टिकल है। फिजिकल पेंडुलम होता तो ये मास एक बॉडी होती, बट क्योंकि ये सिंपल पेंडुलम है, टेक दिस मास एज अ पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल के हिसाब से जाओगे तो ml स्क्वायर बनेगा। सो दैट अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी दिस माइनस एल आर थीटा डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर। ये टर्म आपके एसएचएम के करस्पॉन्डिंग ओमेगा स्क्वायर बन गए। एंड देयरफॉर टाइम पीरियड यहाँ पर बनेगा 2 पाई रूट ऑफ 2 पाई बाय ओमेगा। और अगर ध्यान से देखेंगे तो ये चीज ऐसी आएगी, 2 पाई बाय ओमेगा जब करोगे तो ये 2 पाई एल अपॉन आर बाय एम। सो यू कैन कॉल आर बाई एम एस जी इफेक्टिव, एस जी इफेक्टिव बोल दीजिए, क्योंकि नॉर्मली फॉर्मूला 2 पाई रूट एल बाई जी होता था, तो आर बाई एम को हम जी इफेक्टिव के तरीके से कह रहे हैं। और आर क्या है इसमें, तो उसको भी तो निकालेंगे ना। तो ये आर क्योंकि रिजल्टेंट है, तो दिस आर विल बी रिटन एज रूट ऑफ एम जी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू ई स्क्वायर। उसको m से डिवाइड करके g इफेक्टिव आएगा। और अब इसको एक ऑब्जेक्टिव रूल बना सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो, g इफेक्टिव विल बी r अपॉन n, किसी भी डायरेक्शन में। हमने वर्टिकल का एग्जांपल दिया है, हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल दिया है। अगर ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के अलावा किसी और डायरेक्शन में भी होती तो आगे से हम अब डेरिवेशन नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो इफेक्ट नहीं पड़ गए। पहला इफेक्ट, मतलब अगर इफेक्ट ऑसिलेशन के पॉइंट से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हुई। जो इक्विलिब्रियम पहले यहाँ बनता था वो इक्विलिब्रियम प्लेस चेंज हो गई और टाइम पीरियड भी चेंज हो गया। जबकि स्प्रिंग वाले ऑसिलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट टाइम पीरियड पर नहीं पड़ा, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो वहां भी चेंज हुई, स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ से कुछ आगे जाकर इक्विलिब्रियम आया। तो एक तरीके से अगर ऑसिलेशन के पॉइंट से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जो इफेक्ट आ रहा है वो ऑसिलेटिंग पार्टिकल का पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, प्लेस ऑफ इक्विलिब्रियम वो बदल जाता है। स्प्रिंग मास के टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन पेंडुलम के टाइम पीरियड पर उसका इफेक्ट है। तो अगर इस ऑब्जेक्टिव रूल के हिसाब से मान लो ऐसे कर दे, L pendulum of plus q charge and there exists electric field in some inclined angle, theta angle और मे बी 60 डिग्री एंगल, कोई भी एंगल मान लें।
नाउ व्हाट इज द टाइम पीरियड? किसी भी रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं। तो अब आपको डेरिवेशन ना करो, डेरिवेशन करने की वजह सीधे सीधा लगाओ 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव निकालने के लिए ऑब्जेक्टिवली आप करोगे आर अपॉन एम, जिसमें आर को डिफाइन कर रहे हैं एम जी और क्यू ई का रिजल्टेंट। तो एम जी की फोर्स लगेगी डाउनवर्ड और क्यू ई की फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगी। इन दो फोर्सेस के बीच का अगर एंगल देखोगे तो वो 90 प्लस थीटा होगा। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, mg का स्क्वायर प्लस qe का स्क्वायर प्लस 2mg qe and cos 90 plus theta becomes sin theta with a negative sign। ये इन जनरल बोल रहा हूँ आपसे। अब डेरिवेशन करने जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। समझ पा रहे हैं पेंडुलम? यस सर। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव रूल ध्यान रखिएगा, जी इफेक्टिव वाला कंसेप्ट। बता दें इसको। एक और छोटा सा क्वेश्चन है इसमें, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए। जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह पढ़ते थे, तो अगर हम मान लें कि कोई एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विद सम मास इज गिवन सम वेलोसिटी u एट थीटा एंगल, in presence of electric field, projectile motion in presence of electric field, oscillation in electric field। अब बताओ क्या ओरिजिनली ये चैप्टर्स आपको लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक के हैं सब? इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का सिर्फ एक स्टेटमेंट है यहाँ पर कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का असर क्या होगा, बाकी कोई मतलब नहीं है उससे। नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रोस्टैटिक, कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पर। ये मैकेनिक्स है, फिर से वापस मैकेनिक्स पे चलेंगे ना। इसकी रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सब देखो। रेंज क्या बनेगी, मैक्सिमम हाइट क्या बनेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बनेगा। तो पहले बिना इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले के बारे में सोचिए कि विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले में ग्रेविटी का इफेक्ट था। आपको सिर्फ ये सोचना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ग्रेविटी के इफेक्ट को इंक्रीज करेगा या फिर ग्रेविटी के इफेक्ट को कम इंक्रीज करेगा। करेगा, इंक्रीज करेगा QE प्लस M। इंक्रीज कर देगा। तो आप जी का इफेक्ट देखो कितना बनेगा, ग्रेविटी का इफेक्ट एक तो जी था ही, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसको QE बाय बढ़ाएगा M प्लस G। प्लस क्यूई बाई एम। क्यूई नहीं करेंगे, क्यूई बाई एम करिएगा कि जी एक्सेलरेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से जो एक्सेलरेशन आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्यूई फोर्स है बाय मास, उसका एक्सेलरेशन है। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन विल बी क्यूई बाय एम, और ग्रेविटी की एक्सेलरेशन जी, दिस इज जी इफेक्टिव। अब जो आपके सारे फॉर्मूले हैं उनमें जी को रिप्लेस करके जी इफेक्टिव मीन्स टाइम पीरियड लिखना था तो प्रिंसिपली 2u sin थीटा बाई जी होता है, वहां जी इफेक्टिव करेंगे। मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला चाहिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, उसकी जगह जी इफेक्टिव करेंगे। सिमिलरली रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो भी निकाल सकते हो। हाँ, प्रॉब्लम डिफिकल्ट इसमें भी बन जाती है अगर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड होती। क्या हो जाता है उस केस में, बताइए जरा। सर G स्क्वायर प्लस QE बाय M। ना ना ना, वो ना करो। तो हॉरिजॉन्टल अगर वाली इक्वेशन वैलिड नहीं होती है। अगर ई हॉरिजॉन्टल होता है जल्दी से वेलोसिटी में लिखिए। चेंज आता। बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हॉरिजॉन्टल है, ग्रेविटी का इफेक्ट वर्टिकल। सर न्यूटन लॉ अलग से लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये फॉर्मूले जो है ना, देखिए
तो प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशन का मोशन भी तो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से y डायमेंशन के मोशन में क्या फर्क आएगा? कुछ तो नहीं। y डायमेंशन के मोशन में अगर कोई फर्क नहीं आ रहा तो टाइम ऑफ लाइट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट g की डायरेक्शन में नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट ग्रेविटी की डायरेक्शन में नहीं है, तो जो रिजल्ट ग्रेविटी से डिसाइड होते थे उनमें कोई फर्क नहीं आने वाला। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी नहीं बदलेगा, लेकिन रेंज का जो फॉर्मूला है वो आपको डिराइव करना पड़ेगा, क्योंकि रेंज हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में आती है और इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है वहां पर। तो रेंज निकालने के लिए आपको फंडामेंटल इक्वेशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगानी पड़ेगी, और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की इनिशियल वेलोसिटी होगी u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ लाइट। मैं नॉर्मली रेंज इतने ही लिखते थे, इसमें प्लस हाफ at स्क्वायर और होगा, और a क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से इधर की तरफ कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? QE/m। QE/m। इसमें वो g इफेक्ट ना लगाई जो पेंडुलम में किया था, वो अलग आर्टिकल है, ये अलग आर्टिकल है। प्रोजेक्टाइल में इलेक्ट्रिक फील्ड का सेपरेट इफेक्ट देखना पड़ता है हमें, इसको हम ऐसे नहीं कर पाएंगे कि जी इफेक्टिव करके और जहां जहां जी है वहां सबको हटा दे, वो काम नहीं चलता इसमें। पेंडुलम में करो वो काम, और अपने आप समझ सकते हो कि अगर यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एंगल पर रखते, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में होता हूँ, तो उसका एक इफेक्ट तो जी पे पड़ता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होता तो एक इफेक्ट जी पे पड़ता और एक यहाँ पर पड़ता। समझ पाएंगे? इतना करो, बाकी अब कल देखेंगे और इसके आगे। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।